आज इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी हम लोगों ने देखा, और इसमें हम लोग ये देखे कि जैसे कि जो नेचर आपका हो गया, जैसे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, है ना। कैपिटलिस्ट अप्रोच क्या था, जिसमें कि ये आपको क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये जो है ये कौन तय करता था, है? ये मार्केट ड्रिवन जो है, ड्रिवन फोर्सेस जो है ये तय करते थे, है ना। ये इसी को कैपिटलिस्ट जो है ये अप्रोच कहते हैं। और जो आपका सोशलिस्ट अप्रोच है, इसमें कौन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस पे जो है ये किसका आधिपत्य है, वो मासेस का है। ठीक है। अब इसमें ये जो बात निकल कर आई कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है, या इसके बाद आप लोग और देखे होंगे कि जैसे कि भारत के संदर्भ में आप देखिएगा, तो हम लोग का जो है वो क्या है, एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है। तो हम लोग के यहाँ जो इकोनॉमी जो हम लोग की है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब कि दोनों प्लेयर्स जो हैं, प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, ये दोनों जो है वो क्या है, वो मौजूद है ना। और ये अपना फंक्शन जो है ये दोनों कर रहा है। अब इसके बाद से है कि आप लोग को जैसे मालूम भी होगा कि पूरा जो अर्थतंत्र है वो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमली हो, है ना, या जो यूटिलाइजेशन हो इसमें क्या हो, एक जुडिशियस वे में हो, मतलब कि एक न्याय संगत हो, है ना। यही जो है रिसोर्सेज का। और ये कैसे आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आप ये कर सकते हैं, जब तक कि आपके पास क्या हो, कोई योजना ना हो, है ना। इसी संदर्भ में जो इकोनॉमिक प्लानिंग आपका होता है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि जैसे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा आपका सेक्टर या कोई ऐसा कोई ज्योग्राफिक लोकेशन या कोई ऐसा रीजन जो कि अर्थ की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से अगर देखिए तो वो बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके दृष्टि में उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना होगा, है ना, एक योजना बनानी होगी उसके लिए। और फिर उसको क्या करना होगा, एक सपोर्ट या फिर उसको एक समर्थन जैसे कि एक तरह से सहायता करना होगा, है ना, ताकि वो भी क्या करे। जैसे एग्रीकल्चर, अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर अगर वो सेक्टर जो है अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो एग्रीकल्चर में क्या गवर्नमेंट बहुत सारी योजना जैसे लेके आती है, किस तरह की, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो देना हुआ, या फिर किसानों का आप लोग ये देखते होंगे कि कई बार जो है कर्ज जो है ये माफ करना, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो है ये लेकर जो है गवर्नमेंट है ना। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये काफी जो है ये महत्वपूर्ण जो है ये हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब तक आपके पास ये कैलकुलेशन नहीं होगा कि आपका नेशनल इनकम कितना है या फिर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है ना, तब तक आप जो है योजना और प्लानिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इस दृष्टि में जो सबसे पहला जो प्लान्ड इकोनॉमी या इससे संबंधित जो है ये कैलकुलेशन जो हुआ था वो किसने किया था, जैसे कि विश्वेश्वरैया, आप जानते होंगे एम विश्वेश्वरैया, उनका एक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया करके एक काफी फेमस बुक भी है। आप लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, दादा भाई नौरोजी का नाम आप लोग सुने, हाँ, जिसमें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ और इसके बारे में, तो ये गणना उन लोगों ने ये किया था। ठीक है। तो आपका जो मतलब ये जो भी प्लानिंग होता है, ये योजना बनाते हैं, ये एक ऐसा नहीं है कि इट इज ए हॉलीडे टास्क, है ना। ये क्या है, एक जो है ये एक स्टैब्लिश एक क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक फेनोमेनन है ये,
है ना। आपको प्लानिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए बिहार, उड़ीसा, भी आप लोग न्यूज में भी देख रहे होंगे कि ये स्पेशल स्टेटस या फिर एक पैकेज की भी बात हो रही है। नहीं तो वो तो इसलिए क्योंकि वो कानून के अंतर्गत ये नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। अगर ये नहीं बढ़ेगा तो हम ओवरऑल इंडिया का भी डेवलपमेंट जो है वो सही नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसलिए से बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, या आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान टू सर्टेन एक्सटेंट, इनको हमको क्या करना है, ये प्रमोट जो है। आप लोग अगर अभी जो रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स उसका इंडेक्स है, उसमें आप देखिएगा लास्ट 5 इयर्स में सबसे तेजी में अगर किसी स्टेट ने डेवलप किया वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अभी जो रिसेंट जो डेटा आ गया, अभी ये नीति आयोग और एसडीजी का भी इंडेक्स का ये आपका यहाँ है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ, क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है ये, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कौन बताएगा। यूनियन लिस्ट का है, कंकरेंट लिस्ट का है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग केम जो है ये कब आया था, ये आपको बताइए। ये जो है हाँ अभी बताए भी थे आपको, ये इसमें लिखा भी है इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर। इंजीनियर कौन थे, ये यही जो है ये इंजीनियर भी थे। इनका पूरा नाम क्या था, किसी को याद है। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। हाँ विश्वेश्वरैया, इनके नाम पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है बैंगलोर में। है? क्या है, क्या है। हाँ यहाँ विश्वेश्वरैया भवन, ये कौन सा ये कहलाता है जगह ये, नहीं नहीं, अरे इसको क्या बोलते हैं, ये सड़क जो मिलती है उस सड़क पे है। हाँ हाँ वही वही, थोड़ी दूर आगे ना। हाँ तो वो जितना इंजीनियरिंग इसी के नाम पे है, विश्वेश्वरैया जो है इंजीनियरिंग। चलिए नेक्स्ट, हु ऑथर्ड प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अभी हम चर्चा भी किए हैं। हाँ वही विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट, इसको नोट भी करते चलिए, बहुत फेमस ये जो है ये सब क्वेश्चन है और काफी पुराने क्वेश्चन। ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये क्या करेगा, जैसे कि वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो मिलाने वाला होता है ना, उसमें आपको ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग एंड द पुअर, ये क्या है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें कौन कौन लोग हैं, ये बीएस मिनहास जो हैं, ये उनकी किताब, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉर्मुलेशन एंड सक्सेस ऑफ प्लान रिक्वायर द फॉलोइंग, ये काफी जो है ये आप लोग जो है इसको कर सकते हैं, ये खुद से ट्राई कीजिए। इसमें क्या है कि किसी योजना के निर्माण और सफलता के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, प्लानिंग कमीशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, ऑब्जेक्टिव्स, fixation of targets and priorities, mobilization of resources, incorrupt and efficient administration, proper development policy, economy in administration, education base, कौन सा होगा। प्लानिंग के लिए, योजना के निर्माण के लिए ये क्या क्या चाहिए, यही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन जो है ये देखिए, इसमें सोचिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले चलिए, ये जो है एक प्लानिंग कमीशन जो है, अब ये अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसके जगह क्या हो गया, ठीक है। ये कब से आया है, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। तो अब प्लानिंग कमीशन, स्टैटिस्टिकल डेटा और ऑब्जेक्टिव्स ये चाहिए, फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इसको नोट भी करते चलिए कि
योजना के निर्माण और सफलता के लिए क्या हो सकता है, तो लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण और संसाधनों को जुटाना, मतलब कि आपको ये पता हो कि आपका टारगेट क्या है ना, आपको क्या जो है अचीव करना है, और उसके बाद से क्या चाहिए, भ्रष्ट और कुशल प्रशासन, उचित विकास नीति, भ्रष्ट और कुशल प्रशासन, भ्रष्ट नहीं होगा, ये भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और इनकरप्ट चाहिए, भ्रष्ट मतलब करप्ट हो जाएगा, ये हिंदी अनुवाद में बताइए आप, इनकरप्ट एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर डेवलपमेंट पॉलिसी, भ्रष्ट होगा तो होने ही नहीं देगा, नहीं, तो इसलिए 1, 2 एंड 3 जो है ये आपके आंसर होगा, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन बेस नहीं, ये नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्या प्लानिंग कमीशन बताइए, 15 मार्च 1950, कौन, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई मेंशन ही नहीं है, अब तो ये है ही नहीं, तो इसलिए इसके बारे में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं उसमें क्या है कि वो सारी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित हुई हैं, जैसे कि आपके ये जजेज हो गए सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, ये जो जितने हैं, और जो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिनको कि पार्लियामेंट जो है वो एक एक्ट के तहत जो स्टैब्लिश किया, जैसे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सब क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि वैधानिक जो है, और एक होता है इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जैसे आपका नीति आयोग, इसको कोई एक्ट के तहत जो है नहीं दिया। दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1963 जो था उसके तहत जो सीबीआई एस्टेब्लिश हुआ है ना, ये सब याद करना, इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स करके जो है ये आता है, ये हो गया, नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट, the increase in the volume of imports during the third 5-year plan, that is from 61 to 62, 65 to 66, was due to Karnataka. Rapid industrialization necessitated larger imports of machinery, the defense and the needs increase following aggression, the extensive failure इतना, imports of anti-inflationary, 1, 2, 3, ये तीनों जो हो गए ये आपके आंसर हो गए, इसको नोट भी कर लीजिए, ये थर्ड 5-year प्लान जो है ये उसका स्टेटमेंट भी है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, थर्ड 5-year प्लान, इसमें और कुछ ये कह रहा है ना कि ये जो इंक्रीमेंट ये हुआ क्यों, तो कर्नाटका की वजह से, तो कर्नाटका की वजह से होने का क्या मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसी क्षेत्र में हुआ। क्या हो गया था, हाँ हाँ, वॉर हो गया था, 2 वॉर हो गया था, चाइना और पाकिस्तान दोनों, फिर उसके बाद से फेमाइन आया था, नेक्स्ट, the long-term objectives of economic planning as spelled out in various plan documents have been as follows. बताइए, ऑप्शन से ये बन जाएगा, चारों लग रहा है तो चारों होगा, इसको नोट कीजिए, यही जो है आपका एक प्लानिंग का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस, मतलब आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, removal of unemployment, reduction in income inequalities, elimination of poverty, modernization, inclusiveness and sustainability of growth, codes, अच्छा नहीं ये कोड ये आ गया ना, कोड वहां होना चाहिए, इम्पैक्ट आई बस ये अलग है, ये इसके साथ मत लिख लेना, ये जो है इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है, ग्रोथ, क्योंकि ये कोड यहाँ होना चाहिए,
ये होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मली वो जो कॉपी एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें लिख के दिया कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, उसके बाद से उसको आंसर दे दिया। तो देख के वो लिखा तो सब कुछ लिखा और ये भी लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, है। तो इसलिए थोड़ा सा लिखने में भी ये है। हाँ तो इसलिए, हाँ तो वही बात है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यही आपका इकोनॉमिक प्लानिंग का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी है। आपसे कोई पूछे कि प्लानिंग क्यों करना चाहिए तो यही आंसर कर दीजिएगा, 1 2 3 जो पॉइंट 4। चलिए नेक्स्ट। Which of the following is are not in the objective of NEP 2020? NEP क्या है? एजुकेशन पॉलिसी है ये। हाँ वही है, ऑप्शन से पता चल रहा है, अदरवाइज जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कई लोग जो समझ जाएंगे, ऑप्शन से पता चल रहा है ये वही एनईपी है। बताइए तो आप लोग तो कॉलेज जा रहे हैं ना, आप लोग को मालूम होगा नई शिक्षा नीति क्या है। आप लोग एजुकेशन ले हैं? आज से स्टार्ट हुआ, तब तो और बताना चाहिए। सबसे पहले तो यही कि भाई शिक्षा कोई क्यों जो है क्यों पढ़े। आप हमसे बोलिए कि सर चलो आप ग्रेजुएशन कर लो, आप हमसे कहो आप कि चलिए आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन करा देते हैं, कॉलेज में आप ग्रेजुएशन जो है परचेज करो। हम पूछेंगे कि भाई पढ़ के क्या फायदा होगा, शिक्षा क्यों, तो आप बताइएगा ना कि भाई शिक्षा पढ़ने से ये फायदा है, ये नई शिक्षा नीति में भी ये बताया गया। तो क्या है, कोई क्यों पढ़ेगा बताइए, पढ़ने से क्या फायदा है। आप सब लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हो तो आप लोग से पूछा जा सकता है, बताइए हम क्यों पढ़े, एजुकेशन का क्या फायदा है, बताओ। आप लोग 24 आवर का कितना ज्यादा समय जो है पढ़ाई ले जा रहा है, और आप लोग ये नहीं बता पा रहे हो कि हम लोग इतना समय पढ़ाई में क्यों दे रहे हैं। बताइए। बस अवेयरनेस के लिए। हाँ मैं से नहीं, क्वेश्चन के नहीं, ऐसे भी पूछना कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। हाँ सेल्फ डिपेंडेंट। अच्छा, और समाज को आगे बढ़ाइएगा, नॉलेज मिलेगा, तो कैसे। ब्यूरोक्रेट्स बनने की पहली शर्त ही है कि आप जो है शिक्षित होइए। बिना पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकते हैं, और ब्यूरोक्रेट बन के भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी जो अपडेटेड चीजें हैं, नई नई देश दुनिया में हो रहा है, उसको आप जब तक खुद नहीं सीखेंगे तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे नीति में बनाएंगे, है ना। तो इसलिए ये जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई डेस्टिनेशन है कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, नहीं, ये क्या है, यही जो है पढ़ते रहना है ना। और समाज के उत्थान के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, जैसा उन्होंने बताया कि समाज को जागरूक करना है या कुछ करना है, उसके लिए भी शिक्षा। अब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, तकनीकी एजुकेशन होना चाहिए। न्यू इकोनॉमिक ये एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें ये क्या बता रहा है कि ऐसी शिक्षा हो जो प्रोफेशनल, जिसको कहते हैं ना कि इंडस्ट्री या फिर उससे जो ओरिएंटेड आप कोई काम कर सकें, ताकि रोजगार उन्मुखी शिक्षा, शिक्षा जो है उसका कैसे होना चाहिए, रोजगार उन्मुखी शिक्षा, जिससे कि आप रोजगार जो है ये और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करें, लोगों को भी, मतलब कुछ लोगों को और भी रोजगार ये दे पाए। तो क्या होगा 8वां का, बताइए तो। ये चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए केवल एक ये पहला वाला जो है वही सही है।
टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन अप टू 10% ऑफ जीडीपी। जो भी हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है, जैसे मान लीजिए 5 ट्रिलियन है, तो 5 ट्रिलियन का 10% हम लोग को शिक्षा पे खर्च करना। हाँ, 5 to 6% उससे कम ही जो था ये। हाँ, बहुत। अब अगर इस हिसाब से ही अगर आप देखिएगा, तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की अगर 1 लाख आय है, तो उसको शिक्षा पे कितना खर्च करना चाहिए? 10,000 रुपया। तो आप बताइए कि अगर 1 लाख आए तो 10,000 ही खर्च कर रहा है शिक्षा पे, ज्यादा कर रहा होगा। शिक्षा पे बहुत ज्यादा जो है खर्च। एक अगर आप देखिए मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जो है, उसका जो है शिक्षा पे बहुत ज्यादा खर्च। एक्चुअली ये है कि अब आज मॉर्निंग में ही आप लोग पढ़ रहे थे वही पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डिफेंस पे तो अब तो करना ही पड़ेगा ना। अब एक्चुअली अब आपका एक ऐसा ज्योग्राफिक लोकेशन भी है। क्योंकि अब चारों तरफ जो आपके जो लोग हैं वो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि आपका एक सबसे बड़ा जो निकटतम पड़ोसी चाइना है, और चाइना इज इक्विवेलेंट टू यूएस अगर आप कह लीजिए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चाइना और यूएस मतलब यूएस के बाद चाइना ही सेकंड पोजीशन है। तो चाइना और यूएस में डिफरेंस ये है कि मान लीजिए यूएस और चाइना में अगर कहीं डिफरेंस हो रहा है किसी मसले को लेके, तो वो दोनों का ज्योग्राफिक लोकेशन काफी दूर है, लेकिन आपका वो निकटतम पड़ोसी है। आई बात समझ में? और पड़ोसी भी ऐसा है कि आपका जो टोटल इंडिया है उसका 17 स्टेट्स जो हैं वो क्या है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करना है, मतलब आउटसाइड कहीं वो क्या है। जैसे आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट एक तरह से देख लीजिए, और उधर आप ये सिक्किम को लगा लीजिए, इधर आप देख लीजिए ये बाकी कोस्टल और ये सब को ले लीजिए अगर, तो टोटल या तो वो लैंडलॉक्ड और जो ये है वैसे काफी कम स्टेट्स हैं। पूरा आपका ये या तो कोस्ट से आप गुजरात से लीजिए, टोटल 9 स्टेट तो कोस्टल हो गए। इसके अलावे और देखिए आपका जैसे ऊपर ये पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, इधर आपके सब नॉर्थ, तो आपको इतने स्टेट्स को देखना, उत्तराखंड हो गया आपको, तो आपको डिफेंस पे तो करना ही पड़ेगा खर्च। इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी बात की गवर्नमेंट ये भी देख रही है ना कि फिर उसके बाद से ये जॉब फिर से इनको क्रिएट करना होगा ना इसी सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर। हाँ, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ये क्रिएशन एक बार हो जाएगा ना तो वो नॉर्मल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। चलिए, इंडिया विजन 2020 इज प्रिपेयर्ड बाय, ये एसपी गुप्ता जो प्लानिंग कमीशन जो था ना उसके एक मेंबर थे, ये नीति आयोग में भी है। नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप बाय, ये एसपी गुप्ता ये ना इंडिया विजन। क्या हो गया, कुछ पूछ रहे हो क्या? नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप बाय, ये बताइए। सुभाष चंद्र बोस ये भी थे उसमें ना, इस नेशनल प्लानिंग कमेटी में। मॉडर्न हिस्ट्री में याद कीजिए, ये दोनों लोग मिलके यही प्लानिंग कमेटी जो सुभाष चंद्र बोस ही स्टार्ट की, यही तो डिस्प्यूट का मेन वजह था इनका और गांधी जी का। गांधी जी चाहते थे, ये बहुत अपने समय से बहुत एडवांस थे सुभाष चंद्र बोस, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस पे बहुत ज्यादा जो है ये फोकस्ड कर रहे थे। इनका कहना था गांधी जी का कि नहीं, गांवों को सशक्त बनाओ। तो जब ये कांग्रेस के जब प्रेसिडेंट थे तो ये कहे भी थे कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या इस पे बहुत ज्यादा जो है ये औद्योगिकरण जो है। और दूसरा एक पक्ष आप लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, तो ये कहे दो त्रिपुरी और हरिपुरा सेशन जो था, जिसमें ये कहे भी थे कि हिटलर की मदद लेने की बात आई थी, जिसमें कि इस समय वो इसके भी अगेंस्ट जो है वो गांधी जी थे, है ना।
और फाइनली आप देखिएगा अगर तो कहीं ना कहीं जो 1942 जो है डू और डाई इनका जो स्टेटमेंट आया वो समवेयर ही इज वेरी क्लोज टू द आइडिया ऑफ सुभाष बोस। और इस समय इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी सुभाष चंद्र बोस की, और बहुत विजनरी, बहुत मतलब जो रियल जिसको कहा जाता है वो एक लीडर का सारा उनमें एक जो है वो क्वालिटी था। हाँ, गलत उनका यही, यहाँ तक कि आप लोग को मालूम भी होगा कि वो इलेक्टेड जो है वो चुन के भी आए थे, पट्टाभी सीतारमैया जो है उनके जो है। हाँ वही बात है कि मतलब दिस डिफीट इज मोर देन माइन, मतलब उनसे ज्यादा जो है ये मेरी हार जो है। तो ये इस पे और भी जो है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इसको लेके यही मेन डिस्प्यूट था इन लोगों का। मेन डिस्प्यूट इसको लेके नहीं था कि वो पार्टी तोड़ दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए, फिर और है फिर गांधी जी से नहीं बना, ये सब जो है ये बचकाना जो है जिसको कहते हैं वो बहस हो गया। मेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये था कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और आगे चल के हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को किया भी, बहुत चीज जो है ये अपनाए, लेकिन उस समय के हिसाब से इन दोनों में ये, तो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ये सुभाष बोस का है। कौन सा ये वाला कौन सा क्वेश्चन? थर्ड वाला तो फिर अच्छा गाडगिल वाला कह रहे क्या? हाँ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, हाँ हाँ यही तो है, ऐसे सेट ए लार्जर इंपोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ ये गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला द हायर वेटेज इज गिवन टू पर कैपिटा इनकम पे दिया गया था, पॉपुलेशन पे दिया गया था। नेक्स्ट, द आइडिया दैट इंडियन प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर शुड फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल्स देन वन ऑब्जेक्ट वाज एक्सप्रेस्ड बाय। हाँ ये आप सही कह रहे हैं, अमर्त्य सेन जो है। नहीं हो तो एक 5 ईयर प्लान्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख भी लीजिए क्या। हालांकि इसको हम इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे किसी क्लास में, वैसे इसमें है किसको, इकोनॉमिक प्लानिंग को हम कर देंगे, उसमें क्या है, या अभी कर ही रहे हैं लोग इसमें। एक्चुअली क्या है कि बाकी लोग भी उसमें ये रहेंगे, तो इसलिए वो डुप्लीकेशन, बट एनीवे थोड़ा सा लिख ही लीजिए इसके बारे में, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए पहला, द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज ए प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी। द आइडिया ऑफ प्लानिंग, थोड़ा सा हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा आप लोग का। द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज ए प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ, रीबिल्डिंग मतलब फिर से बनाना, ऑफ इकोनॉमी गेन्ड, गेन्ड मतलब पाया, गेन्ड इन प्रोमिनेंस इन 1940s टू 1950s। 1940 से 50, 40 का मतलब हो गया कि अभी हम लोग गुलाम ही थे, है ना। नेक्स्ट उसके बाद से लिखिए, इन 1944 कौन सा प्लान था? हाँ बॉम्बे प्लान। 1944 various industrialists came together various industrialists came together and a joint proposal had been drafted for
setting up a planned economy in India. ठीक है, द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान, ये कहां से हम लोग लिए हैं, कोई बताएगा? सोवियत यूनियन से हम लोग ये लिए। द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान्स has been taken from USSR, उस समय वो होता था, रशिया नहीं। हाँ, the government of India prepares a document with all its income and expenditure. The government of India prepares a document with all its income and expenditure for 5 years. एंड एक्सपेंडिचर फॉर 5 ईयर, 5 साल की एक योजना होती थी। ये बात अलग है कि जो टारगेट होता था हम लोग 5वें साल में जाके रिवाइज कर देते थे। आई बात समझ में? मतलब कि हम लोग को 5 साल में, जैसे ठीक वैसे ही जैसे आप लोग पढ़ाई का करते हैं कि भाई 1 महीना के अंदर में हम लोग को जो है 10 चैप्टर जो है पढ़ लेना है। हाँ, उसके बाद से जैसे ही आपका जो है मंथ के लास्ट वीक में जब आप पहुंच गए तो कहिए कि ठीक है कि पूरा जो है 10 चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन जरूर 5 चैप्टर खत्म कर देंगे, और लास्ट आते आते बोलिएगा 1 चैप्टर तो पढ़ ही के रहेंगे, फिर उसके बाद से अगले मंथ से फिर। हाँ, वही चीज है। कुछ तो मतलब तो वही बात है कि कुछ लक भी जिसको कहते हैं कि वो भी किस्मत भी हावी है। अब 2 लड़ाइयां हो गई, जैसे थर्ड वाला, उसके बाद से एक फेमाइन आ गया, फिर उसके बाद से फिर हाँ, और नेक्स्ट उसके बाद से आप देखिएगा कि अगला जो टेन्योर था उसमें क्या इमरजेंसी 71 में बांग्लादेश वॉर, हाँ फिर 77, तो ऐसे 47 से 1991 तक की कहानी, और 90 से लेके 2000 के बीच में आप देखिए तो 4 हम लोग जनरल इलेक्शन जो है देखे। तो इनफैक्ट जो हम लोग का जो ग्रोथ दिखाई देता है इंडिया का ना, लास्ट 2 ही डिकेड का है अगर कायदे से देखिए तो सही। क्या फर्स्ट एंड सेकंड? हाँ, वो तो सक्सेसफुल, एक्चुअली वो टारगेट भी इसलिए रखा गया था ना कम, ताकि हम लोग अचीव कर लें। जैसे नहीं होता है कि अरे 30 नंबर ही ला दोगे तो आप ये हो जाएगा, 30 नंबर थोड़ी टफ। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। द बजट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, the budget of the central government and all the state governments is divided into 2 parts: non-plan budget or plan budget. The 5-year plan, was regulated and implemented by a body known as Planning Commission. ठीक है, Planning Commission. Further, on 1st of January 2015, हाँ कौन सा, कहाँ सेंटेंस बताओ, कहाँ से रिपीट करें? On 1st of January 2015, Planning Commission has been abolished and a new institution named after Niti Aayog came into establishment. ठीक है, अब ये क्या हुआ कि नीति आयोग जो है ये आ गया इसके बाद से, केम इनटू एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना।
या केम इनटू एक्शन। और भी अच्छी अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इट इज अप टू यू। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा 5 ईयर प्लान जो है उनके बारे में जरा सा लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान थे, ये बॉम्बे प्लान जैसे हो गया। इसके अलावा और कौन सा प्लान था, कोई बताएगा? एक दो का नाम बताइए तो। गांधीयन प्लान कौन थे? एस एन नारायण जो थे, है ना, एस एन नारायण। उसके बाद से और कौन था? सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान किसका था? जयप्रकाश नारायण का। हाँ, ये वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। सर्वोदय प्लान जो है इनफैक्ट ये गांधीयन फिलॉसफी थी, जिसमें प्रोग्रेस टू ऑल और अपलिफ्टमेंट टू ऑल है। यहाँ भी उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग भी काम करते हैं। सर्वोदय मतलब कि सबका उदय। हाँ, तो ये एम के गांधी, महात्मा गांधी का ही ये प्लान था। अब इसको आगे कौन लेके आए? तो जयप्रकाश नारायण, क्योंकि वो भी गांधीयन थे, तो उन्होंने भी ये सर्वोदय प्लान जो था ये इन्हीं का था। और गांधी जी को ये आइडिया कहाँ से लगा? तो वो रस्किन बॉन्ड की किताब पढ़ रहे थे उसमें से, जिसमें तो ये आइडिया जो हम लोग जो इम्प्लीमेंट किया ना सर्वोदय का, वो यही है कि प्रोग्रेस टू ऑल और अपलिफ्टमेंट टू ऑल, कि सबका जो है वो है। हाँ हाँ, तो उसमें है। हाँ, तो उसमें यही है कि सबका मतलब क्या हो, कि सबको हम लोग एक साथ में लेके, हाँ, इसी कॉन्सेप्ट में। और आप लोग को याद दिखाई भी दे रहा होगा। हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसमें क्या आप लिखे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो लिखिए पहले कि, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान was based on Harrod-Domer मॉडल। ये कौन है? ये यही हम लिखे एक बार क्लास में, तो लड़का बोला कि सर बाइक का नाम लिखे हैं क्या कोई? हाँ हाँ, तो नहीं, ये इकोनॉमिस्ट थे लोग। इस नाम का कोई बाइक आता है क्या? क्या नाम है उसका? हार्ली डेविसन। तो वही है कि हैरड-डोमर मॉडल जो रिसेंटली हमको मिला ये कॉम्प्लीमेंट, सर ये क्या कोई बाइक का नाम लिखना है क्या? हम बोले भाई अब तो नाम, हम बोले हम इस नाम का बाइक तो नहीं जानते हैं, तो हम गूगल सर्च किए, हमको मिला भी नहीं। तो वही जो आप लोग बता, हाँ, भारत में क्यों नहीं चला? बहुत महंगा है, महंगा पड़ जाता है, 5 लाख, हर कोई लेता नहीं इसको। कितने का बाइक है वो? 5 लाख का बाइक। ऊपर नहीं मॉडल में निकाला सस्ता, वो भी खराब मॉडल था, बजाज और टेस्ला। अब जो भी कंपनी आ रही है कॉन्सेप्ट का रॉयल एनफील्ड प्राइस में क्या? हाँ, रॉयल एनफील्ड। चलिए, हैरड-डोमर मॉडल एंड एम्फेसाइज्ड इंक्रीजिंग सेविंग्स। सामान्य ज्ञान तो आप लोग का काफी अच्छा है। नहीं, गुड। हाँ, एम्फेसाइज इंक्रीजिंग सेविंग्स, तो सेविंग्स पे ज्यादा ये जो है ये ध्यान दिए लोग। ठीक है, हाँ, बहुराष्ट्रीय बहुत सब उसमें जो है, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय योजनाएं। 5 IITs, हाँ इसी में 51 से 56 5 IITs, 5 IITs were established। भाखड़ा नांगल डैम जो इन्होंने कहा, भाखड़ा नांगल डैम established। बस थोड़ा थोड़ा हम सबका एक ब्रीफ देते हैं जिससे क्वेश्चन, बाकी आप लोग ये फैक्चुअल चीजें बहुत सारे आपको मिल जाएगा, और भी ऐड कर लीजिएगा इसमें। सेकंड 5 ईयर प्लान, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन से छूट जाएंगे। ये तो हम सोचे थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ देते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान, हाँ 1950 5 ईयर 5 ही साल का होगा, 1951 से 56 तक का।
तभी तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी ना, प्लानिंग कमीशन की। अगला क्या लिखा आप लोगों ने, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 तक। हाँ, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ये जो पीसी महालनोबिस थे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के जो है डायरेक्टर भी। हाँ, ये लिखिए सांख्यिकी। कौन कौन? सीवी रमन। हाँ, एस रामानुजन जो है, एस रामानुजन किन की बात आप कर रहे हैं? मैथमेटिशियन नहीं, तो वो और पहले के थे। इस नहीं, रामानुजन तो उनके पहले ये रहे हुए हैं। और रामानुजन जो थे वो यही जीसी हार्डी जो आपको, हाँ, उनके अंतर्गत जो। रामानुजन संख्या क्या है, कोई बता पाएगा? अब रामानुजन का बात आया तो थोड़ा सा आप लोग बताते हैं, व्हाट इज रामानुजन नंबर? चलिए बता ही देते हैं, अब आप लोग पूछे तो। देखिए, रामानुजन जो है, अब कहानी इसके पीछे क्या है कि शायद उनके कार का नंबर था, वहां ये घूम रहे थे, या उनके होटल का, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेकिन वो ये था कि उनके शायद, मतलब जो भी रहा हो, मतलब उनके कार में कोई नंबर रहा हो, ये नंबर है 1729। तो वहां पे कोई ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने ये कमेंट किया कि दिस इज सो बोरिंग, मतलब इसमें कोई इंटरेस्टिंग है ही नहीं इस नंबर में। रामानुजन कहे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, और इन्हीं के नाम पे वो रामानुजन संख्या जो इसको रख दिया गया। ये लंदन की बात है। तो अब शायद वो किसी होटल में रह रहे हो तब की बात हो, या फिर उनके कार का ये नंबर हो। इसमें क्या खास बात है उसको समझ लीजिए। ये दो डिफरेंट नंबर के स्क्वायर का सम है, और दो डिफरेंट नंबर के क्यूब का भी सम है। जैसे कि 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 729, ये हो जाएगा 1729। और उसके बाद से हो जाएगा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 प्लस 1729। ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है, इसीलिए इसको रामानुजन। ठीक है, चलिए आगे। कहाँ के? अब नहीं आगे, तमिलनाडु के। कहाँ के थे? यही तमिलनाडु के। एक उन पे एक मूवी भी बनी थी, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। तो देखे तो उसमें बताया ही होगा कि कहाँ के थे। चलिए नेक्स्ट, पीसी महालनोबिस। और क्या था? तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान जो। हाँ, और क्या पूछ रहे थे? कोई कुछ पूछ रहा था? कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए आगे देखिए। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें टारगेट ग्रोथ क्या था? ग्रोथ रेट क्या था? 2.1%। पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट भी लिख लिया। The target growth rate was 2.1% and achieved growth rate was 3.6%। 2.1% हम लोग रखे थे, टारगेट ही कम रखे थे, इसीलिए जो अचीव हम लोग क्या किए वो ज्यादा कर। ठीक है। और सेकंड 5 ईयर प्लान क्या है? पीसी महालनोबिस। हाँ, इन 3.6%, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट का टारगेट कितना था? हाँ, और अचीव कर लिए हम लोग 3.6%। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इनके लीडरशिप में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम में यही पूछ देगा, महालनोबिस जो है प्लान कौन सा है? सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसमें किस पे फोकस किया गया? इसमें भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को और पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं इन पे फोकस किया गया। ठीक है, लिखो आप, फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन and public sector. Target growth rate was 4%.
4.5% and achieved rate was 4.27. थोड़ा सा से हम लोग रह गए इसमें हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है ये करना था। चलिए नेक्स्ट आ जाइए थर्ड 5 ईयर प्लान 4.27। आप ये क्या है इसके विषय में पढ़िए। इसका क्या टाइमिंग है थर्ड 5 ईयर प्लान का? 1961 से 66। The focus was on agriculture and improvement in the production of wheat. wheat मतलब गेहूं। यही है, ठीक है। टारगेट ग्रोथ रेट वाज, द फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ wheat. The target growth rate was 5.6% and actual rate achieved 2.4%. ये एक तरह से फेल कर गया था। हाँ, आगे इसके बाद से वही 66 से मतलब 67, 68 प्लान हॉलिडे करके आया और एनुअल प्लान उसके बाद से जो है ये आया। ठीक है, इसी के बाद से एनुअल प्लान जो आया 1966 के बाद 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 और ये क्या था 61 से 66। इसको 5 ईयर का ये जो प्लान था तो ये एक तरह से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? तो दो वॉर आए, इंडो पाक वॉर और साइनो इंडिया वॉर जो है ये दो वॉर आया, इसलिए ये थर्ड 5 ईयर प्लान आपका फेल कर गया। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए तो 4 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन गाडगिल फॉर्मूला। ये 69 से 74 है। इसका जो टेन्योर है 69 से 74 बेस्ड ऑन गाडगिल फॉर्मूला। ठीक है, ए ग्रेट डील ऑफ emphasis was laid on, अंडरलाइन कीजिएगा आगे, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, वही आत्मनिर्भरता आज जो है हम लोग तब से चला रहा है। द नेशनलाइजेशन ऑफ 1969, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग पढ़े। हाँ, द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर इंडियन बैंक्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन बूस्टेड एग्रीकल्चर। हाँ, एक लिखिए इसी में, द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये अक्सर पूछता है। द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ड्रॉट प्रोन एरिया क्या है? जहां पे सूखा ग्रसित क्षेत्र है उसके लिए जो है ये कार्यक्रम जो है ये बनाया गया। टारगेट ग्रोथ वाज कितना था? 5.6%, लेकिन अचीव जो हम लोग किए 3.3%। ठीक है, अगला पांचवा लिख लीजिए 1974 से 78। ये कौन सा दौर है 1974 से 78? इमरजेंसी 25 जून 1975। इंदिरा गांधी, लेकिन इसके बाद मुरारजी भाई भी, इनकी गवर्नमेंट 77 में आ गई थी। क्या कहता, तो उन्होंने क्या किया था उस अगले जो प्लान जो है ना, जैसे उसके बाद से ये 5th 5 ईयर प्लान पांचवा था, तो पांचवा के बाद से जब उन्होंने जब क्या किया कि 6th 5 ईयर प्लान जो है 79 से उन्होंने क्या किया, ये 84 तक उन्होंने ये रखा था।
फिर इंदिरा जी की गवर्नमेंट आ जाती है 1980 में, 77 से 79, तो 79 में आ जाती है, तो 1980 से उन्होंने क्या किया कि उसको रोल आउट कर दिया, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान, 6 5 ईयर प्लान को, और उसको हटा के फिर से नया जो है वो स्टार्ट किया। तो 6 5 ईयर प्लान को ही रोलिंग प्लान जो है वो कहते हैं। और आपको याद होगा कि जो थर्ड अभी हमने बताया कि जो 5 ईयर प्लान था, उसके बाद से क्या किया गया था, एक एनुअल प्लान जो है वो किया गया, इसको प्लान हॉलिडे कहते हैं, एक एक साल का जो है वो रखा गया, ठीक है, क्योंकि थर्ड प्लान जो क्या था, एक ड्रास्टिकली जो है वो फेल कर गया था। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, 5वां 5 ईयर प्लान। तो इसमें कौन आ गया था, इसमें दोनों लोग थे स्टार्ट में, इंदिरा जी ने ये शुरुआत किया, लेकिन जब तक ये खत्म हुआ तब तक क्या आ गया, मोरारजी देसाई जो है ये हुए, है ना। तो इसी में था कि स्टार्ट किस पे था फोकस, पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ, स्ट्रेस ऑन increasing employment and poverty elevation। poverty elevation मतलब गरीबी हटाओ, ठीक है। in 1975 the electricity supply act was amended, enabling the central government to enter into power generation and transmission। ट्रांसमिशन। अगला द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम, एनएच जिसको कहते हैं, द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम जिसको कहते हैं, इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्लान, aimed to provide basic minimum needs। हाँ, बेसिक मिनिमम नीड्स, prepared by DP Dhar, capital D dot P dot DHAR, DP Dhar। Target growth was 4.4% and actual growth rate कितना था, कोई आइडिया? टर्न आउट टू बी 4.8%, अचीव कर लिया था लोग, ठीक है। इन 1978 मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस प्लान। ठीक है, तो इसीलिए इसको रोल आउट कर दिया गया ना, तो रोलिंग प्लान, और दूसरा वो प्लान बनाए 79 से, है ना। तो अब वो क्या, तब तक इनकी गवर्नमेंट चली गई, तो इंदिरा जी आई तो उनका जो है वो हटा दी, फिर से इंदिरा जी के टाइम से जब 1980 से, तो अगला 6 5 ईयर प्लान, उसका क्या टेन्योर है, 1980 से 1985, 6 5 ईयर प्लान। 1980 से 1985 नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। कब हुआ था नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड? हाँ, 12 जुलाई 1982। इट वाज शिवरामन कमेटी। हाँ, यही ध्यान में रहिए,
कभी कभी वो लिस्ट जो नहीं पूछता है मिलान करने वाला, उसमें कहीं पूछ सकता है। हाँ सब सब, जैसे चिलैया कमेटी टैक्स से रिलेटेड हो गया, ये हो गया रंगराजन कमेटी हो गया, केलकर कमेटी हो गया, आपका ये डॉक्टर राकेश मोहन कमेटी हो गया, एसएस तारापुर कमेटी हो गया, फुल कैपिटल अकाउंट कमेटी, ये सब जो है। तो शिवरामन कमेटी जो है नाबार्ड को स्टैब्लिश किया 12 जुलाई 1982 को, जैसे जॉन हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आरबीआई बना। कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? हाँ 6 प्लान 1985। तो इसमें क्या हुआ था, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। अगला लिखिए, टारगेट जो था 5.2% था और एक्चुअल ग्रोथ 5.7%। 5.7 जो एक्चुअल जो था, 5.2 टारगेट था, 5.7 अचीव कर लिए लोग। नेक्स्ट आ जाइए 7th 5-year प्लान 1985 to 90। 1985 to 90। कौन प्राइम मिनिस्टर था इस टाइम पे? याद करो। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था 1984 में, 31 अक्टूबर। राजीव गांधी आ गए, इलेक्शन हुआ, और यही सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो है इसी गवर्नमेंट को मिली थी, ये राजीव गांधी को, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता था कि एक तरह का एक सिंपैथी, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, और ये बहुत बड़ी बात थी कि मतलब आप समझिए कि एक तरह से मतलब दुनिया में भी कि उनको कहाँ मारा गया, तो उनके अपने घर में ही, और किनके द्वारा, तो उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी जो है ये घटना थी। तो थोड़ा सा वो सेंटिमेंट वाला भी एक ये जो था, और वैसे ये एक बहुत मतलब मेजॉरिटी में इन्होंने गवर्नमेंट बनाया था 1980 में। हाँ है किनकी? राजीव गांधी का 1991 इलेक्शन, वो कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय। हाँ पेरम्बदूर जो है एक जगह है श्रीनगर, ये चेन्नई के पास। तो 2 प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे इंडिया में, और लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए समझौता, वहां पे उनका ये, तो ये मतलब एक नेशनल थ्रेट से भी जुड़ा हुआ एक मामला है। क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ उसमें क्या हुआ, क्या हंस, बताओ ना क्या हंसोगे, कुछ बताओगे तब भी तो हम भी हंसेंगे ना, सबको ही हंसेगा, अकेले अकेले हंसने का क्या मतलब है। चलो लिखो, ज्यादा हंसोगे लोग तो थोड़ा सा क्लास और बढ़ा देंगे हम भी, मतलब कि सबको है ना, है हाँ। अच्छा ठीक है, तो चलिए लिखिए, स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। ऐसे भी पहला क्लास तो बहुत जल्दी ही आप लोगों का खत्म हो गया, तो टाइम तो भरपूर है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल्स थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, increasing the production of food grains and generating employment by providing social justice. Food grains and generating employment by providing social justice. टारगेट कितना था? 5% था टारगेट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, ठीक है। टारगेट 5% था और एक्चुअल ग्रोथ जो था 6.08, मतलब
6.01% जो था सबसे ये सक्सेसफुल था। इसके बाद फिर एनुअल प्लान आ गया 90, 91, 92 जो है। अब आ जाइए सबसे 8th 5 ईयर प्लान जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 92 से 97। इसका मतलब ये नहीं कि इससे नहीं आता है, इससे भी आता है। 8th 5 ईयर प्लान क्या टाइम होगा इसका 1992 से 1997। बताइए 8th 5 ईयर प्लान मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ एलपीजी वाला यही दौर था। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये एलपीजी का क्या फुल फॉर्म होता है जो घरों में यूज करते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन कौन सा गैस होता है उसमें? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन होता है पक्का? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन नहीं? अच्छा उसमें जो वो स्मेल करता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ एथिल मर्केप्टन या उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल मर्केप्टन। ठीक है चलिए नेक्स्ट। बीच बीच में ये भी रहेगा साइंस टेक का जहाँ से भी टॉपिक राष्ट्रपति ये हुआ है पुराना वाला सब पूछते हैं ना। नहीं तुम तो सब पूछ देंगे सब एग्जाम से रिलेटेड। आउट यहाँ कुछ नहीं है, आउट ऑफ द एम्बिट कुछ नहीं है जो है एकदम एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है तो क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ मॉडर्नाइजेशन ये जो है। उसके बाद से टारगेट जो था 5.6%। बट हाँ लिखिए टारगेट वाज 5.6% बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज an incredible 6.8%। अब आ जाइए 9th 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन था 1997 से 2002। चलिए बहुत डिटेल नहीं देंगे बस टारगेट ही बता देंगे। 90 क्वेश्चन भी बनवा देना इसका। तो 97 से 2002 टारगेट कितना था? 7.1% और 6.8% जो है अचीव किया गया। ये जो दौर था ये इनका किस समय? आर्थिक मंदी, एशियन क्राइसिस जो आपको बोल रहे हैं ना, वो एक ग्रेट इंडियन जो एशियन क्राइसिस था 1997। हाँ उस समय ये 2-3 प्रधानमंत्री लोग आ गए थे जैसे एच डी देवगौड़ा थे, गुजराल साहब थे, आपके ये वाजपेयी जी थे। ठीक है चलिए नेक्स्ट। उसके बाद से आप आ जाइए ये 10th 5 ईयर प्लान। ठीक है 2002 से 2007 इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट यहीं से प्रमोट किया गया। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। टारगेट वाज 8.1% और एक्चुअल ग्रोथ वाज 7.6%। 2002 से 2007 10th 5 ईयर टारगेट था 8.1% और अचीव किए 7.6%। ठीक है अब आ जाइए 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 क्या छूट गया? 7.6 अचीव हुआ है ना। अब इसमें आ जाइए रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। थीम इसका यही था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत कुछ इसमें हुआ जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है और क्या हुआ? नहीं वो आरटीआई तो 2005 वाला था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस 5 ईयर प्लान का उसका इससे बहुत रिलेशन नहीं भी हो लेकिन वो चूंकि कनेक्ट किया जा सकता। ठीक है रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है नेक्स्ट सी रंगराजन प्रिपेयर्ड द 11th 5 ईयर प्लान। ये कौन थे सी रंगराजन?
Target was 9% and actual growth rate was 8%. 9% and actual growth rate was 8%. नेक्स्ट आ जाइए 12 5-year प्लान 2012 से 2017। इसका थीम क्या था, ये आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, अगर पूछना होगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा और यही कि इसका थीम क्या था। हालांकि अब मुश्किल है क्योंकि ये 10-12 साल अब हो गया इसको भी। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये तीनों आज हम लोग निपटाए हैं सुबह ही। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। टारगेट 9%, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल approved growth rate of 8% of 12th प्लान। हालांकि बीच में ही ये क्या हो गया, ये हटा दिया गया। क्यों? 2012 से 2017 का ये टाइम है, लेकिन 2015 में क्या गया, नीति आयोग हो गया, इसलिए ये हट गया। अब क्वेश्चन देखिए, धमाकेदार, आसानी से बनेगा कैसे। ये अमर सेन थे। हाँ, 13 नंबर, प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। 13 नंबर बताइए, हु प्रपोज प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। नियोजित विकास का विरोध किसने किया? अभी हम कहानी भी सुनाए आपको। हाँ वही, जाहिर सी बात है कि जेल नेहरू करेंगे नहीं, राजीव गांधी में बेस्ट अचीव हुआ, इंदिरा गांधी थी तो ये महात्मा गांधी। ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि ग्राम स्वरोजगार गांव को ही आप उनके, ये द प्लान डेवलपमेंट मॉडल वाज एडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम, ये कब हुआ था बताइए? हाँ, 1 अप्रैल 1951 जो ना, 47 है नहीं, 65 बाद में हो गया, और 1951-50 में स्टैब्लिश ही हुआ है। 26 जनवरी 1950, 15 मार्च को ये स्टैब्लिश हुआ है, तो उसके बाद ही होगा। मान लीजिए कि कुछ नहीं मालूम हो, इतना ही मालूम है कि प्लानिंग कमीशन जो 15 मार्च 1950 को है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये होगा नहीं, दो ऐसे ही हट गए। 65 तो बहुत दूर की बात है, तो यही बचा, यही आंसर होगा। कोर सेक्टर इन द प्लानिंग मीन्स, प्लानिंग में नियोजन में मुख्य क्षेत्र का अर्थ है क्या? एग्रीकल्चर कोर सेक्टर नहीं, सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्रीज। Bottom up planning is a goal that is yet to be achieved. Village as a unit is very suitable for economic viability. Bottom up planning एक ऐसा लक्ष्य जिसे अभी हासिल किया जाना है, एक इकाई के रूप में गांव आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। क्या है सही गलत बताइए? इसको नोट कर लीजिए, ए स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और यही इसकी सही व्याख्या भी है। बॉटम अप प्लानिंग जो है ये क्या है, मतलब कि अभी भी जिसको एक ट्रिकल डाउन थ्योरी भी होती है, आप लोग सुने भी होंगे। ट्रिकल डाउन थ्योरी है कि जैसे जो टॉप पे लोग हैं या जो आपके जो टॉप टैक्स पेयर है, अगर उनको ज्यादा से ज्यादा, तो वो डेवलपमेंट क्या है उसका जो है, नीचे जो बॉटम पे है ना, वहां ये आएगा। आई बात समझ में? जैसे कि धीरे 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 वो कंज्यूम करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिमांड क्या है, वो आपको वो फुलफिल करना होगा उनके कंजम्पशन को। तो यहाँ से क्या होगा, आप धीरे धीरे यहाँ भी क्या कीजिएगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा। ये तो बॉटम तक भी वो क्या है, उसका मतलब एक तरह से रिसाव जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ तक वो डेवलपमेंट है, उसको ट्रिकल डाउन थ्योरी। तो बॉटम अप प्लानिंग जो है ये गोल है और अभी भी हमको अचीव करना है कि जो हमारे जो ग्रामीण और गांव जो क्षेत्र हैं उनको, और एक इकाई के रूप में गांव एक आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत उपयुक्त है। यही गांधीयन मॉडल था। ठीक है, तो ए और उसका सही आंसर है और आर उसकी सही व्याख्या। चलिए नेक्स्ट, ये तो फट से बनाइए, ये आप लोग को बनताए भी हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर,
नहीं बना अभी तक। अधिकतम संसाधन कहां से? डेफिसिट से। डेफिसिट फिनांसिंग जो होता है ना, तो अब इसमें क्या, हालांकि जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, देखिए ये तरीका क्या है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे प्लान किया जाता है, क्योंकि ये फ्रॉम डेफिसिट, तभी तो फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट याद पढ़ते हैं। तो आप जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हम डेवलपमेंट करेंगे, तो अब उसका क्या तरीका है? या तो हम कर्ज लें, पहला बोरोइंग। दूसरा क्या है कि आप जो पब्लिक सेक्टर में स्टेक है गवर्नमेंट का, उसको डिसइन्वेस्ट करें, जो स्टेक को बेचे। और तीसरा क्या है कि डेफिसिट फिनांसिंग करे, तो डेफिसिट से ही जो है वो नॉर्मल जो है। अब जब अगर ये सरप्लस होगा तो ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है, तो एट प्रेजेंट जो है अभी भी डेफिसिट से ही वो फिनांस किया जाता है। लेकिन करंट अकाउंट के केस में क्या हो जाएगा, ये अब आंसर सही नहीं होगा। अब चूंकि सरप्लस में हम लोग आ गए, तो इसलिए इसको आप ख्याल में रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को। हाँ, ये आई है। और यही श्रीमन नारायण जो है, ये गांधीयन प्लान वाले हैं। आई है। पीपुल्स प्लान इनका था, ये जो बच गए एक और, एम.एन. रॉय। पीपुल्स प्लान, द पीपुल्स प्लान, बॉम्बे प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान, ये 4 प्लान पढ़ लिए आप लोग। यही है ना? हाँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है, क्या योजना है वो? हाँ, तो बनाइए। किसके जगह पे? हाँ, तो ठीक तो है, कब किया और कुछ बताइए। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्था, यही है। हाँ, आई गया अगला क्वेश्चन। 1 जनवरी 2015। हाँ, 4 नंबर बताइए। अभी एक क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, उसी का एप्लीकेशन है ये। पहला देखिए, आइए इसको बनाते हैं। It serves the apex public policy think tank of government of India. There is no doubt in that. यही इसका क्या है, ये एक सही स्टेटमेंट है। अब आ जाइए, इट्स पेरेंट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये भी ठीक है। इट स्ट्राइव्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल सही बात है। टीम इंडिया करके जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट भी बना है ना, जिसमें सब लोग मिलके। अब एक इट्स प्रेसिडेसर एडॉप्टेड बॉटम अप अप्रोच, जी नहीं, बॉटम लाइन अप्रोच, अभी हम लोग पढ़े। इसका प्रेसिडेसर कौन था? इसका पूर्ववर्ती प्लानिंग कमीशन, इसके पूर्ववर्ती ने बॉटम, इसलिए 1, 3, 4 जो है ये आंसर। ये उसी क्वेश्चन का एक एप्लीकेशन था जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया? Which of the following sectors are identified as focus areas by नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या, ये तो आप लोग बना दीजिएगा। चाय तो होगा ही, टूरिज्म भी है। बी ऑप्शन में से गेहूं को हटा दीजिए, वो नहीं होगा। सी ऑप्शन में से रबर को भी हटा दीजिए, वो भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में से भी रबर को हटा दीजिए, तो ए ऑप्शन बच रहा है, वही आंसर है। ठीक है, बैम्बो डेयरी पिसिकल्चर, और नेशनल बैम्बो मिशन भी एक चल रहा है, 6th
अभी है वही क्या? उपाध्यक्ष पूछ रहा है। अरविंद पनगड़िया नहीं हो से। नेक्स्ट, DMEO कॉन्स्टिट्यूटेड, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस। ये कब हुआ था? 18 सितंबर 2015 को। अगला, ये किसके अटैच्ड ऑफिस किसके अंतर्गत है? ऐसे भी एक थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस से बनाइए। ये कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? हाँ, प्लानिंग। तो प्लानिंग अर्थनीति है, वही आंसर। इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो आंसर दूसरा कैसे हो सकता है कि नहीं? नेक्स्ट, तीन सही है, एक जो बचा वो आंसर है। इट हैज ए फुल टाइम चेयरमैन, वही गलत है। हाँ तो वही चीज है। ये बनाइए, इसको नोट भी कर लीजिए। प्लानिंग वाज कंसीडर्ड प्री रिक्विसाइट, स्टार्ट में हम बताए थे कि फॉर बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन एन इवन मैनर, फॉर फोकसिंग ऑन रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, एक खास ज्योग्राफिक लोकेशन रीजनल जो हमने बताया, फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। चारों को नोट कर लीजिए, यही प्लानिंग है। यही आपको अगर एग्जाम में भी है तो आप लिख दीजिएगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ इसको नोट कर लो आप। ये क्या हो गया? अच्छा ये बज रहा भाई, इसको बंद कर दिया जाए। कितना आवाज कर रहा था वही कहे कि हाँ क्या बढ़ा जाए, हो गया। अच्छा ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कि केवल बस देख के उतार लियो इसको? समझ में आया? ये क्या कह रहा है कि प्लानिंग क्या है? ये प्री रिक्विसाइट क्यों ये जरूरी है? तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और मान लीजिए कि बेनिफिट जो डेवलपमेंट है उसको इवन में, जो इनइक्विटेबल जो है वो नहीं हो डिस्ट्रीब्यूशन, फोकसिंग ऑन रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज और मैक्सिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ। चलिए 11th बताइए। कौन सा कथन सही है? सब ऑल द एबव। पहला तो सही है। अब उसमें कि फिक्स टेन्योर नहीं होता है डिप्टी चेयरमैन और उनके मेंबर्स का, ये हालांकि इंस्टीट्यूशन ही नहीं ना। नो फिक्स्ड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर इट्स मेंबर्स, कोई नहीं है। 11 का डी। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज ए, बताइए क्या हो? नॉन पॉलिटिकल, क्वाजाई जुडिशियल, स्टैट्यूटरी, कौन सी बॉडी है ये? इन चारों में से कोई नहीं है। ये ऑप्शन को थोड़ा सा, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या एक ऐसी हाँ गैर संवैधानिक जो है। ये पॉलिटिकल सही नहीं वर्ड है कि राजनीति से इसका कोई लेन देन, ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसलिए ऑप्शन देख के ये आंसर पे मत कूद जाइए लोग, ठीक है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है संविधान, और इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्टैब्लिश किया गया, इसीलिए इसको हटाने के लिए भी कोई कानून नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये चारों नहीं, क्वाजाई जुडिशियल है ही नहीं, स्टैट्यूटरीज किसी कानून से बना नहीं है। और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल बॉडी इसको नहीं कहेंगे, नॉन पॉलिटिकल, इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्या है? इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो पढ़ने ही वो टाइम लग जाएगा। पूरा दिखाई दे रहा है ना? पहले पढ़ने दो यहाँ से हमको। भारत में योजना आयोग के बारे में क्या सत्य है?
एक नहीं, एक तो ऑप्शन है। अगस्त 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में अपनी बैठक में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव अपनाया। हिस्ट्री पढ़े आप लोग की नहीं? तब तो बनाइए ये आसानी से। दूसरा, हरिपुरा में अपने अध्यक्षीय भाषण में, ये तो अभी चर्चा ही की है, योजना आयोग की सलाह पर राष्ट्रीय राज्य की एक व्यापक, ये सही है। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर, ये भी सही है, 2 और 3 सही है। चौथा, सुभाष चंद्र बोस ने 38 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वही राष्ट्रीय योजना समिति जो हम बता रहे थे, नेशनल प्लानिंग कमीशन कमेटी का गठन किया। सब सही है। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज, कौन होगा? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट के कौन होते हैं? बोलो 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 जल्दी। काउंसिल ऑफ स्टेट के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा? है? अभी 2 क्लास पहले बताएं कौन होगा राज्यसभा का। वेरी गुड, अभी बताएं 2 क्लास पहले, भूल जा रही हो आप। Which of the following are associated with planning in India? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सेकंड, हाँ एनडीसी तो है ही है, और हाँ उसी को जोड़ लीजिए, पार्लियामेंट ही होगा। 2 के साथ ऑप्शन वही 5। वित्त आयोग उससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। फिनांस कमीशन अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जितना जरूरी होता है आगे पढ़ना ना, उतना ही जरूरी होता है पीछे उसको रिवीजन भी करना, नहीं तो, है ना? वो भी हमारे ही सिर पे डाल दीजिए। 16 बताइए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? फिनांस कमीशन का चेयरमैन नहीं होगा। Which of the final authority in India to approve 5-year plans? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि अब ये संस्था नहीं रही क्योंकि अब वही नहीं रहा। नहीं, एनडीसी अंतिम यही रूप देता था। और एनडीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था? इसके 2 साल बाद हुआ था, 1952 में। लेकिन कंफ्यूजन में ये कर दिया है कि 6 अगस्त है कि 16 अगस्त है। नहीं, बताइए तो। 6 अगस्त है, और वो 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का। इसमें कौन भूमिका निभाता है? यही सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन होगा, और कौन होगा? 20वां बताइए। सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन, ये लास्ट लग रहा है। एनडीसी इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, सही है कि गलत है? वो इसका ऑर्गन नहीं है, वो एक सेपरेट एंटिटी है। अगर ऑर्गन होता तो फिर उसको स्टैब्लिश नहीं करते। एक को हटाइए। और भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया। फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, कंकरेंट लिस्ट में। और भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। 2 और 3 जो है ये सही है, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, हो गया? नहीं, नोट कर लो, ये वाला नहीं। हाँ हाँ, सेकंड एंड थर्ड, नहीं तो वही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और है क्या क्वेश्चन इसमें? नहीं, खत्म, बस यही प्लानिंग कमीशन। देखिए, एक थोड़ा सा ब्रीफ देने के बाद सब सवाल आसानी से